अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स। हमने इसमें ये पढ़ना है कि एंजाइम्स होते क्या हैं। हमने इसमें दो तीन चीज़ें पढ़नी है कि सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, एंजाइम्स क्या चीज़ होते हैं। उसके बाद अगली चीज़ हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके बाद अगली चीज़ हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। उसके बाद देन हम पढ़ेंगे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटीज को, और लास्ट में हम देखेंगे स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इंट्रोडक्शन, एंजाइम क्या चीज़ है, इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि सबसे पहले इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं कि एंजाइम की अगर डेफिनेशन हो तो हम कहते हैं कि एंजाइम जो हैं ये बायोकैटालिस्ट हैं। ये एक्ट करते हैं बायोकैटालिस्ट के तौर पे, कहाँ पे, एक बायोकेमिकल रिएक्शन में। अब यहाँ पे हम दो चीजें पढ़ रहे हैं, एक चीज है हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शन और दूसरी चीज है हमारे पास बायोकैटालिस्ट। अब हम अगर देखें तो ये बायोकैटालिस्ट, अगर हम इसको केमिस्ट्री के साइंस में देखें तो हम कहते हैं कि कैटालिस्ट जो होते हैं किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम केमिस्ट्री में कैटालिस्ट को यूज करते हैं। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं बायो कैटालिस्ट। तो इसका ये मतलब है कि ऐसा कैटालिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम यूज करेंगे, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये बायो कैटालिस्ट है। अगली चीज हम देखते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जो हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर करवा रहे हैं। यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हम कहते हैं कि एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, दूसरा हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन हो रही है। ये दो जो रिएक्शंस हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही है। इनको कंट्रोल करने के लिए जो हम कैटालिस्ट यूज करेंगे वो होंगे एंजाइम। इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम जो है ये बायो कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करती हैं। अब अगली चीज हम देखते हैं कि एंजाइम जो वर्ड है ये सबसे पहले किसने यूज किया। एंजाइम वर्ड था, इसको यूज किया एक बंदा था जिसको हम कहते हैं, इसका नाम था विल्हेल्म कोह ने। इसने यूज किया ये वर्ड 1898 में, इसने ये वर्ड यूज किया एंजाइम। अब अगली चीज हम देखते हैं कि इसमें एंजाइम की जो एक्टिविटी है, एंजाइम की जो कैरेक्टरिस्टिक, इसमें दो तीन चीजें हम देखते हैं कि एंजाइम जो है ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट कर रहे हैं, उसकी स्पीड को इन्हांस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन दो तीन तरह के होंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे वो सब के सब उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं कि ये क्या है, मेटाबॉलिज्म। अब अगर हम मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑल केमिकल रिएक्शन दैट टेकिंग प्लेस in the living organism is called metabolism. All reaction that taking place in the living organism are called metabolism. अब यहाँ पे हम मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल में हम फोटोसिंथेसिस भी लिख सकते हैं, हम रेस्पिरेशन भी लिख सकते हैं, हम डाइजेशन, कुछ भी हम इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म की आगे से दो टाइप्स आ जाती हैं, एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, दूसरी होती है एनाबॉलिज्म। अगर हम कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि कैटाबॉलिज्म एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम करते हैं कि हमारे पास कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको हमने ब्रेक करके उसमें से हमने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाने हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन में हम ये करते हैं कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेकअप होकर छोटे छोटे या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उसको आप कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। कौन सा, कैटाबॉलिज्म वाला। एनी केमिकल रिएक्शन, एनी रिएक्शन इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन इनटू smaller ones, these are called, this reaction is called कैटाबॉलिज्म। इसके एग्जांपल में हम ये देखते हैं कि अगर हम डायग्राम से देखें तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर इसकी हम स्प्लिटिंग करते हैं तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कि इसमें से आगे से हम ये दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं ये कैटाबॉलिज्म है। और अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक चीज़ होती है सुक्रोज, ठीक है। अब ये सुक्रोज जो है, अगर हम इसकी केमिस्ट्री देखें तो हम कहते हैं कि सुक्रोज बनता है, हमारे पास दो यूनिट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास ग्लूकोज, दूसरा होता है हमारे पास फ्रुक्टोज।
ग्लूकोज और फ्रुक्टोज या ये जो सुक्रोज है ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब ये हम कहते हैं कि इसकी ब्रेकडाउन हमने करवानी है, अगर हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे ये जो सुक्रोज है इसकी ब्रेकडाउन हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में और साथ इसके बनेगा फ्रुक्टोज। और अगर आप ये डायग्राम ध्यान में रखें तो आप कहते हैं कि ये आपके पास है सुक्रोज, ठीक है, और ये सुक्रोज की जब ब्रेकडाउन होगी तो ये एक ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा इसके पास होगा फ्रुक्टोज। अब यहाँ पे जो एंजाइम हम यूज करेंगे वो हमारे पास होगा सुक्रेज। अब यहाँ पे आपने देख लिया ये रोल है सुक्रेज का, हम एंजाइम पढ़ रहे हैं। ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको प्रोसीड करने के लिए यहाँ पे एंजाइम यूज हुआ है सुक्रेज। नेक्स्ट अगली चीज है हमारे पास एनाबोलिज्म। अब एनाबोलिज्म इसका रिवर्स है, जब हम करते हैं कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं उसको हम कहते हैं ये हमारे पास एनाबोलिज्म है। अब इसका आप रिवर्स ले लें, आप कहते हैं कि जब यही दो छोटे मॉलिक्यूल मिलेंगे तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे, कि हमारे पास फ्रुक्टोज है और ग्लूकोज है, हमने इन दोनों यूनिट्स को कंबाइन करना है और हमारे पास क्या बनेगा, सुक्रोज बन जाएगा। नेक्स्ट अगली चीज है कि अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं सिंपल, अगर केमिस्ट्री में देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास केमिकल उसमें केमिस्ट्री में जो हम रिएक्शंस करते हैं उसमें और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम रिएक्शंस देखते हैं उनमें अगर हम कंपेयर करें तो इसमें दो चीजें होती हैं। जो केमिकल रिएक्शन सिंपल है उसमें हम देखते हैं कि जो बिगनिंग पे जो चीज हम यूज करते हैं, स्टार्ट पे आप जो चीज देते हैं उसको आप कहते हैं रिएक्टेंट, जो नेक्स्ट चीज बनेगी उसको आप कहते हैं प्रोडक्ट। लेकिन ये जहाँ पे ये जो चीज हम यूज करते हैं स्पीड अप करने के लिए उसको आप कहते हैं कि आप कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन जो आप बायोकेमिकल रिएक्शन लेते हैं उसमें जो रिएक्टेंट आप लेते हैं, जो स्टार्ट पे जो बिगनिंग पे आप चीज लेते हैं उसको आप रिएक्टेंट नहीं कहते, उसको आप सबस्ट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसको भी प्रोडक्ट ही बोलते हैं, लेकिन जो यहाँ पे कैटालिस्ट आप यूज करते हैं उसको बायोकैटालिस्ट या फिर उसको एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट अगली चीज है, इसमें आप कहते हैं कि एक चीज है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। इस एंजाइम का एक कैरेक्टर ये है कि एंजाइम लो करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज है, एक्टिवेशन एनर्जी को आप इस तरह से आप इसके एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी भी प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए या उसको स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल में आप उसको एनर्जी देते हैं उसको आप कहते हैं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर आप इसको सिंपल में आप इसके एग्जांपल लेते हैं तो हम कहते हैं कि आप घर में या कहीं पे भी आप लकड़ियां लें, ठीक है, उन लकड़ियों को आप जलाने की कोशिश करते हैं, आप उसको चूल्हे में रख देते हैं और आप उसको रखे वो लकड़ियां खुद बहुत नहीं जलेगी जब तक आप उसके साथ कोई माचिस की तीली या उसको कोई इनिशियल एनर्जी नहीं देंगे। जो आप वो माचिस की तीली लगाते हैं वो आपके पास है एक्टिवेशन एनर्जी। और उसी के साथ अगर आप कहते हैं कि अगर एक और एग्जांपल लें तो आप उसी मैच स्टिक में अगर आप देखते हैं, अगर आप उसको रगड़ते हैं, उस माचिस की डिब्बी के ऊपर उस तीली को रगड़ते हैं तो वो जो चीज रगड़ आप दे रहे हैं वो आपके पास है एक्टिवेशन एनर्जी। या इसमें क्या होता है कि एंजाइम जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। जैसे आप इसके एग्जांपल एक और ले सकते हैं कि अगर आप टेस्ट की अगर आपको पढ़ने का कहा जाए तो आप उस तरह से नहीं पढ़ते, लेकिन जब टेस्ट साल पे हो या इम्तहान साल पे हो तो तब ज्यादा एफिशिएंसी से पढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब टेस्ट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक होता है एक्टिवेशन और एक होता है मतलब एक्टिवेट होना और दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब एक्टिवेशन के लिए जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। केमिकल रिएक्शन की जो स्टार्ट में जो आपने एनर्जी देनी है उस एनर्जी को एंजाइम कम कर देता है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक्टिवेशन की आप एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन भी करें तो हम कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी इज एनर्जी दैट इज यूज्ड टू रिड्यूस द इनिशियल एनर्जी, या कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं। अब अगर हम इसमें ग्राफ से आप इसको बता सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी और कैसे एंजाइम रिड्यूस करते हैं, कि आप एक ग्राफ बनाएं, आप कहते हैं कि यहाँ पे आप इसका हॉरिजॉन्टल में आप कहते हैं कि ये रिएक्शन प्रोग्रेस आप देख लें। दूसरी चीज आप कहते हैं कि यहाँ पे एनर्जी लेवल, इसका वर्टिकल में आप कहते हैं कि ये एनर्जी लेवल्स आप मेंशन कर देते हैं। आपके पास कोई सबस्ट्रेट हो, मतलब फर्स्ट कर लेते हैं हमारे पास सबस्ट्रेट है A+B, मतलब जो रिएक्टेंट्स आप ले रहे हैं A+B सबस्ट्रेट। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये सबस्ट्रेट क्या है, ये सबस्ट्रेट मतलब ये रिएक्टेंट्स हैं जो शुरू में आप ले रहे हैं, आपने इससे प्रोडक्ट बनाना है।
अब ये रिएक्टेंट आप ले रहे हैं या सबस्ट्रेट आप ले रहे हैं, तो आपने एक रिएक्शन ये वाला करवाना है जिसमें आपने इस रिएक्शन में एंजाइम को यूज नहीं करना। दूसरा, आप यहाँ पे एक और रिएक्शन लेते हैं यही सबस्ट्रेट लेके और यहाँ पे आप इसके साथ ऐड कर देते हैं एंजाइम। अब आपने ये ग्राफ में चेक करना है कि अगर हम एंजाइम यूज नहीं करेंगे तब ये एनर्जी का लेवल कितना जाएगा, और अगर हम एंजाइम को यूज करेंगे तब एनर्जी का लेवल कितना जाएगा। अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं तो हम ये देख लें, ये इसके एनर्जी के लेवल्स हैं। अब ये पहला रिएक्शन है जिसमें आप A+B को कंसीडर कर रहे हैं, आप एंजाइम को कंसीडर नहीं कर रहे। हम यहाँ से देखते हैं कि ये रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा और ये करते करते ये टॉप तक जाएगा और देन ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन और रिएक्शन खत्म हो जाएगा। अब अगली चीज, ये रिएक्शन आपने करवाया A+B विदाउट एंजाइम। अब अगला रिएक्शन आप करवाते हैं कि एंजाइम के साथ A+B विद एंजाइम। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि जो एनर्जी का लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर जाके दोबारा फॉल कर जाता है और ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चीज है ये एनर्जी का लेवल है, और कौन सा एनर्जी का लेवल है, विदाउट एंजाइम जो आपने रिएक्शन करवाया था। दूसरा, ये वाला एक रो आ जाती है, इसमें आप देखें कि ये वाली जो चीज है ये विद एंजाइम आपने करवाई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर फर्ज करें, हम कहते हैं कि हमारे पास 50 किलो कैलोरीज हमें एनर्जी की चाहिए इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। हमारे पास 50 किलो कैलोरीज एनर्जी नहीं है, हम एंजाइम को यूज करके यहाँ पे 25 किलो कैलोरी से भी काम करवा सकते हैं, तो हमारे लिए एंजाइम फेवरेबल है। नेक्स्ट अगली चीज है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में हमने देखना है कि एंजाइम की क्या खसूसियात हैं, एंजाइम कैसे इनकी शेप कैसी है, ये किस चीज से मिलकर बने हुए हैं और ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर आप देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में, तो आप कहते हैं कि एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। कि सबसे पहली चीज हमने पढ़ी कि एंजाइम क्या चीज है, एंजाइम्स प्रोटीन होती हैं। तो प्रोटीन्स मतलब हम कहते हैं कि एंजाइम एक बड़ा मॉलिक्यूल है, मतलब एंजाइम क्या चीज, ये प्रोटीन जो हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ये आपने चैप्टर नंबर 1 जब पढ़ा था उसमें आपने मॉलिक्यूलर लेवल जब पढ़ा था वहां पे आपने मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल में आपने प्रोटीन्स को कंसीडर किया था। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स जो हैं ये मिलके बने हैं अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड मतलब ये प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, ये बेसिक यूनिट है प्रोटीन का। अगर हम कोई घर वगैरह भी बनाते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पे हमें ईंटें चाहिए, हमें बजरी चाहिए, हमें रेत चाहिए, ये जो चीज़ें हैं ये उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब ये चीज़ें होंगी तो हमारे पास कोई मकान बनेगा, हम कोई घर बना सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन को बनाने के लिए हमें अमाइनो एसिड्स चाहिए। तो मतलब एंजाइम क्या चीज़ है, एंजाइम प्रोटीन है। प्रोटीन मतलब कि अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। अब अगली चीज़ हम देखते हैं कि एंजाइम का स्ट्रक्चर। तो हमें एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसे पता चलता है कि हम देखते हैं अमाइनो एसिड का सीक्वेंस। कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो फोल्डेड फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हुए होते हैं। जो लॉन्ग चेन में है वो तो सीक्वेंस में है, उनको हम स्ट्रेट लाइन भी कंसीडर कर सकते हैं। जो फोल्डेड फॉर्म में है एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हुए हैं इस तरह से, इस वजह से हम कहते हैं कि एंजाइम का स्ट्रक्चर कौन सा है, एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर इन स्ट्रक्चर। एंजाइम का स्ट्रक्चर कौन सा है, एंजाइम ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगली चीज हम देखते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि हर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है। मतलब एक चीज होगी प्रोटीन इन नेचर, दूसरी हम कहते हैं कि इसकी एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं फॉर सबस्ट्रेट। एक चीज होगी सबस्ट्रेट, दूसरी चीज हम कहते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। एक चीज सबस्ट्रेट, दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन के एंजाइम स्पेसिफिक है कि हर, यहाँ पे आपने दो चीजें पढ़ी, एक हो गया हमारे पास सबस्ट्रेट, दूसरी चीज होगी टाइप ऑफ रिएक्शन। कि हमारे पास अगर सबस्ट्रेट है, हमारे पास 10 अगर सबस्ट्रेट हैं तो 10 के लिए हमारे पास 10 स्पेसिफिक एंजाइम होंगे। हर सबस्ट्रेट के लिए हमारे पास अलग से एंजाइम होगा। जो टाइप ऑफ रिएक्शन है उसमें भी हम यही बात कंसीडर करते हैं कि जिस तरह का रिएक्शन होगा उसी तरह का हमारे पास एंजाइम होगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम एक रिएक्शन के लिए हम कोई भी एंजाइम लगा लें, हर रिएक्शन के लिए अलग से सबस्ट्रेट एंजाइम हम यूज करते हैं। अगली चीज हमारे पास आ जाती है स्पीड अप करता है।
एंजाइम किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ये बात हमने पहले ही बताई कि एंजाइम जो होता है वो बायोकैटालिस्ट के तौर पे काम करता है। बायोकैटालिस्ट मतलब वो रिएक्शन को इन्हांस कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है। उसके बाद अगली चीज हम कहते हैं कि एंजाइम जो होता है वो अपनी एक्टिविटी में भी स्पेसिफिक होता है। मतलब एक्टिव साइट के हिसाब से अगर आप कहते हैं कि एंजाइम किस तरह से है, तो आप ये कहते हैं कि कुछ एंजाइम जो होते हैं, यहाँ पे हम दो चीजें डाल लेते हैं। एक है हमारे पास इंट्रास्पेसिफिक एंजाइम्स, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, और दूसरी चीज हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। इंट्रासेलुलर का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर हम इंट्रा वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनसाइड द सेल। यहाँ पे जो एंजाइम हम पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, सेल के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि एंजाइम कहाँ पे काम करेगा, आउटसाइड द सेल काम करेगा। मतलब बनेगा वो इनसाइड, लेकिन वो काम कहाँ करेगा, वो सेल के आउटसाइड जाके काम करेगा। यहाँ पे अगर हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, तो मतलब ये सेल के अंदर हो रहा है। अगर यहाँ पे हम ये एक्स्ट्रा सेलुलर की एग्जांपल लेते हैं तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे पेप्सिन की, कि पेप्सिन कहाँ पे वर्क करता है, पेप्सिन स्टोमक के अंदर काम करता है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब अगली चीज है हमारे पास कि एंजाइम जो होते हैं, हम कहते हैं एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है। तो कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जिनके साथ हम कुछ नॉन प्रोटीन पोर्शन लगा देते हैं। मतलब उनका अगर प्रोटीन पार्ट है सारा, तो उसके साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी लगा हो तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास इसका कोफैक्टर है। कि अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोई एंजाइम है, हम ये कहते हैं कि ये एंजाइम है, इसमें ये सारे का सारा प्रोटीन से बना हुआ है। अब यहाँ पे इसका कुछ पोर्शन, तो फर्स्ट कर ले यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे इसका कोई और पार्ट लगा हुआ है, नॉन प्रोटीन पार्ट लगा हुआ है, तो इसको आप कहते हैं कि ये क्या चीज है, इसका कोफैक्टर। अब ये जो कोफैक्टर है, यहाँ पे ये जो चीज लगी है, इसको आप आगे से हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक भी हो सकती है और इनऑर्गेनिक भी हो सकती है। अगर तो ये इनऑर्गेनिक है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई मेटल आयंस लगे होंगे। मेटल आयंस में हम क्या देते हैं कि यहाँ पे सोडियम के आयन लगे होंगे या फिर मैग्नीशियम के आयन लगे होंगे, कोई भी मेटल आयंस लगे होंगे। अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पे विटामिन लगे होंगे, राइबोफ्लेविन्स वगैरह लगे होंगे। अब यही बात अब अगर हम आगे लेके जाएं तो हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक जो चीज है, ये अगर यहाँ पे बॉन्ड बना रही है, तो ये बॉन्ड अगर टाइटली बाउंड होगा, तो फिर ये चीज अगर टाइटली बाउंड है इस प्रोटीन पार्ट के साथ, तो तब इसको आप क्या नाम देंगे। अगर ये लूजली अटैच है तो तब आप इसको क्या कहेंगे। अगर ये अगर टाइटली बाउंड है तो आप इसको कहते हैं ये आपके पास है प्रोस्थेटिक ग्रुप। मतलब एंजाइम का ये कौन सा ग्रुप है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर ये लूजली अटैच है तो आप इसको कहते हैं ये हमारे पास क्या चीज है, इस एंजाइम का कोएंजाइम। यहाँ तक ये इसकी है कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने आज पढ़ा है कि एंजाइम क्या चीज होती है, एंजाइम का इंट्रोडक्शन, एंजाइम की डेफिनेशन, एक्टिव साइट्स क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, सबस्ट्रेट क्या होता है। उसके बाद हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं सबस्ट्रेट के लिए, टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए, स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। और नेक्स्ट हमने पढ़ा कि एंजाइम जो है वो एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करते हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। और अगर उनका प्रोटीन पार्ट के साथ उनका कोई अगर नॉन प्रोटीन पोर्शन लग जाता है तो हम उसको कहते हैं ये इसका कोफैक्टर है। अगर कोफैक्टर है तो वो ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। और देन इसकी बॉन्डिंग पड़ी है कि अगर ये टाइटली बाउंड है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा और अगर लूजली अटैच है तो ये इसका कोएंजाइम होगा।